नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन का एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी विषयों के क्लास 6 से लेकर 12 तक के अध्यायवार एमसीक्यू का संकलन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर लगाए। क्लास 6 में हम देखें तो टोटल 10 चैप्टर हैं और जो कि इस प्रकार है, आप इनका नाम देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा? तो ईरानी तथा यूनानियों ने। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया? तो इनमें से सभी भाषा में लिखा गया है। संस्कृत, प्राकृत और तमिल तीनों भाषाओं में लिखा गया था। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये बड़े आकार के हैं और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, यानी भारत को उपमहाद्वीप कहने का ये दोनों कारण सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पांडुलिपियों का क्या महत्व है। पांडुलिपियों के महत्व के बारे में हम लोग देखें तो इसमें ये चारों बातें हैं। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा है पांडुलिपियों में। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति होती है और धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा भी मिलती है। और स्तंभ लेखों के अध्ययन में भी पांडुलिपियों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम लोग देखते हैं बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। इसमें सही है 1 और 2 दोनों हैं। बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें भी मिली हैं। आगे हम लोग देखते हैं संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन प्रारंभ किया गया? तो वो मेहरगढ़ में। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? जलवायु परिवर्तन के कारण। उसके बाद हम लोग देखें नौपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कथन बताना है हम लोगों को। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। औजार पॉलिश किए जाते थे और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर ये समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए और मौसम बदलने के कारण। यानी कि प्रारंभिक मानव आखेटक था जो खाद्य संग्रह के रूप में एक से दूसरी जगह घूमता था। इसके लिए ये चारों कारण उत्तरदायी हैं, ये चारों जिम्मेदार हैं। उसके बाद है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें केवल पहला ऑप्शन सही है कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? ये चारों परिणाम हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के बाद हुए। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मोहरों, लेखन और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया और नए बस्तियों की संख्या भी बढ़ गई। आगे इसमें दिया है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो इसका सही मिलान है ऑप्शन बी, तांबा अफगानिस्तान में। सॉरी, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, तांबा राजस्थान, टीन अफगानिस्तान और सोना कर्नाटक। आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। ये चारों अटकलें लगाई गई हैं कि नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चरागाह मैदान समाप्त होने के कारण और बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण होने के कारण। यानी हड़प्पाई सभ्यता के अंत में इतिहासकारों ने इन पांचों कारणों पर अटकलें लगाई थी।
हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। महान स्नानागार का कहाँ महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? तो मोहनजोदाड़ो। निम्न में अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगन में और लोथल में। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो हड़प्पाई नगरों की सही व्यवस्था, विशाल स्नानागार, अन्नागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण और पकाई गई ईंटों का प्रयोग, यानी ये चारों हड़प्पाई नगरों की विशेषताएं हैं। इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें हम लोग को सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है और इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उन्हें मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में दो वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित है, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजाओं का होता था। इन राजाओं के पास न तो राजधानी, न महल और न ही सेनाएं थीं, और न ही वे एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। उसके बाद हम लोग देखें कि महापाषाण में मृतकों के विशिष्ट मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है काले और लाल बर्तन। उसके बाद है महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। ये कथन है और उसका कारण है कि जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। और इनमें से हम लोग को ये बताना है कि कथन और कारण सही है या फिर दोनों सही है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कथन यानी कि इसका उत्तर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, और आर है ए की सही व्याख्या भी करता है। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा, जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया? तो वो थी ब्यास नदी। वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया? तो महिलाएं, दास एवं कर्मकार। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय में है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दोनों कथन सही हैं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, यानी ये दोनों वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें दोनों ही सही है। हक के फाल अब लोहे के बनने लगे और धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद है महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो चित्रित, धूसर, मृत भांड। नेक्स्ट है अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार के अभिलेख संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है, यानी अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जन के बसने की जगह। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 2500 साल पहले। उसके बाद है भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापकों के साथ मिलाइए। एक तरफ भारतीय दर्शन है और एक तरफ उनके संस्थापक हैं, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी वैशेषिक के संस्थापक थे कणाद, योग के संस्थापक थे पतंजलि, और सांख्य के संस्थापक थे कपिला, और पूर्व मीमांसा के संस्थापक थे जैमिनी। उसके बाद है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है।
भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, लालसा को बताया, यानी बुद्ध के हिसाब से लालसा ही हमारे दुख का कारण बनती है। और उन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। उपनिषद शब्द का सही अर्थ है गुरु के समीप बैठना। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी संस्कृत व्याकरण की रचना। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। नेक्स्ट है जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चुनाव करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। इस धर्म के संबंध में मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था और साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो विनय पिटक में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संदर्भ के संबंध में सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ये सही नहीं है, बल्कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे और संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। नेक्स्ट है महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें सही कथन का चुनाव करें। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। उसके बाद है बोधिसत्व के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 3 सही हैं। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में भी काफी लोकप्रिय हुए थे। उसके बाद है बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो वो अश्वघोष है। बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप अधिक प्रचलित था। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कि कहलाता था प्रदक्षिणा। उसके बाद है साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार और परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री के द्वारा दिया गया है? यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कथन है यह किस प्राचीन यात्री ने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मेगास्थनीज ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कर नियमित थे और नजराना अनियमित था तथा कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी और इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा एक नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने आने का प्रमुख मार्ग था? तो ये तक्षशिला था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और इसके स्थान पर कई अन्य राज्यों का उदय हुआ और पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों बाद हिंद यवन राजाओं का शासन रहा और इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ।
इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई और शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो धम्म महामात। उसके बाद हम लोग देखते हैं अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 3 सही है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की और अशोक ने अपने अभिलेख में एक कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इन सभी स्थानों पर प्राप्त हुए हैं कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगौड़, गिरनार और लुम्बिनी, यानी पांचों स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूतों को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो सीरिया, मिस्र और श्रीलंका, यानी कि उपरोक्त सभी जगहों पर अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूतों को भेजा था। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारियों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में राजकुमारियों को राज्यपाल या गवर्नर का पद दिया जाता था। सॉरी, मौर्य साम्राज्य में राजकुमारों को राज्यपाल या गवर्नर का पद दिया जाता था। प्राचीन दक्षिण भारत इतिहास के संदर्भ में कडेसियर और अधिमई शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? तो भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास वर्ग को दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। संगम मूवेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्रित करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध वंश कौन सा है? तो वो है कुषाण। रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो रोमन साम्राज्य में भारत की काली मिर्च की मांग सबसे अधिक थी। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो तमिल से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। और दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से सातवाहन कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी के तौर पर हम लोग मथुरा को जानते हैं। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अरिकामेडु पुदुचेरी में स्थित है। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है वो बताएं। इसमें गलत कथन बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, ये सभी सही हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्णाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्कों आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था और यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। मथुरा के अभिलेख में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो उपरोक्त में से सभी का मिलता है, यानी सुनारों का, लोहार और बुनकरों का, टोकरी और माला बनाने वालों का। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशंसा। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो वो किया है हरिशेन ने। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो 12। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये कथन सही है। जबकि एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया और पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया। लगभग 1500 पूर्व बने दिल्ली लगभग 1500 पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? यानी दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में किस शासक का जिक्र है? तो वो शासक का नाम है चंद्र। यहाँ हम लोग को मिलान करना है, कौन सा मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मणिमेखलई के रचनाकार इलांगो है, ये गलत है।
एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन द्वारा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों से पहले खो गई थी और उनकी उनकी पांडुलिपियां लगभग 100 साल पहले मिली हैं। जबकि आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट, मेघदूत के लेखक कालिदास और शिल्पादिकारम के लेखक इलांगो थे। फिर से हम लोग को अगले क्वेश्चन में मिलान करना है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल 3 सही सुमेलित नहीं है। जबकि धातु धातु मंजूषा का अर्थ होता है अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र, और प्रदक्षिणा पथ का अर्थ होता है कि स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग, और तोरण का अर्थ होता है स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है क्योंकि स्तूप विभिन्न आकार के थे। ये कभी गोल या कभी लंबे तथा लंबे या कभी बड़े या छोटे, उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या उनके राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं, और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। आगे हम लोग देखते हैं, महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करें। इसका ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 3। इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया और ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। इस प्रकार हम लोग का क्लास 6 का एनसीईआरटी का इतिहास का चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें एक करेक्शन करना है, जैसे हम लोग प्रश्न नंबर 76 में देखें तो पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये कथन सही नहीं है। जबकि मैंने ये बोल दिया था कि ये कथन सत्य है। तो इसका ध्यान रखें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास 7 एनसीईआरटी के बारे में। इसमें टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं जो इस प्रकार है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? 1356 ईस्वी में। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष के बाद लिखा था, यानी 1358 में। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं हो रही थी या नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्यकाल में रहट का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सिंचाई के लिए किया जाता था। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो वेसला कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा नहीं थे। जबकि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा थे। दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो कर्नाटक के चालुक्यों के। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताएं। तो हमें चोल काल के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, और गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और उनसे कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो पल्लवों के काल में नगरम व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। और पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में कौन सी चीजें शामिल होती थी? तो इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि सारे के सारे पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में सही साबित होते हैं, जैसे अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार और आभूषण।
ये सभी पुरातात्विक स्रोतों के संबंध हैं इन चीजों से। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तान में मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है? तो इसका सही उत्तर है इक्ता के बराबर, यानी ऑप्शन सी। मध्यकाल में रानी विद्या विद्या नहीं है, मध्यकाल में रानी द्विविद्या किस क्षेत्र की शासिका थी? वो कश्मीर क्षेत्र की शासिका थी। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहते हैं। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 15 वर्ष तक। और इसमें है सही मिलान करें, एक तरफ मुगल बादशाह और एक तरफ उनके कार्यकाल का समय दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक रहा। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 तक रहा। और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 तक रहा। और अहमद शाह का शासनकाल 1754 से 1700। आप करिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। इसमें फर्रुखसियर के शासनकाल हम लोग देखें तो जो 1713 से 1719 तक रहा। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 तक रहा। और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 तक रहा। जबकि अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक रहा। मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो मालवा क्षेत्र की। सिख जत्था मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो दल खालसा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो 20%। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसमें इसका ऑप्शन उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। मुगल दो महान वंशों के वंशज हैं। माता की ओर से ये मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उनके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान शासक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, उसके वंशज थे। परंतु मुगल या मंगोल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था कि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उजबेगों से भी संबंधित थी। और दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? तो भारत में तोप का प्रयोग पहली बार पानीपत के युद्ध में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मुगल के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे और इनके पद तथा वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर था। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही है। अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया और औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो मुगलों के राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो 1586 में। 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो पंजाब। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? तो चेरो। मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के कारण क्या थे? इनके बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। और दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल किया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। जैसे कुछ विशेषज्ञ प्राप्त शिल्पी, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई और वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ब्राह्मणों ने नए जातियों के उद्भव का विरोध नहीं किया था। 1565 में आसिफ खान द्वारा
गढ़कंटका पर आक्रमण का सामना किसने किया? तो रानी दुर्गावती ने। दक्षिण भारतीय संतों के बारे में सही कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक और दो। दक्षिण भारतीय भक्ति संत केवल नयनार शैव संत थे और अलवार वैष्णव संत थे। फिर से हम लोग का सही विकल्प का चुनाव करना है दिए गए कूटों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। इन तटीय शहरों में दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था पुहार या कावेरी पट्टनम, यह चोलों का बंदरगाह था, और दूसरा था मदुरई, जो कि पांड्यों की राजधानी थी। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 3 और 4 सही है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का आदेश दिया। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार जीव, आत्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माया और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का आदेश दिया था। वीरवैस आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो वीरवैस आंदोलन कर्नाटक क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था और महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यह किसने लिखा था? तो नारसी मेहता ने। प्रारंभ में नाथपंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे। और मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? तो कवि रविदास की। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो सही है। कदमई एक भू राजस्व था। चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेट्टी है, जो नकदी में नहीं बल्कि जबरन भूमि मजदूरी के रूप में लिया जाता था, और कदमई भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो जुलाहा परिवार में। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक ने की। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के कालक्रम को अनुसार सही क्रम में सजाएं या सही क्रम चुने उनका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि फाय फायान, वेनसांग और इत्सिंग। ये सही कालक्रम है चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का, जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ए सही नहीं है। जबकि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत से रोम के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इन दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के या अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो जिनके बीमार होने की संभावना कम होती, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर। इन तीनों आधारों पर प्रारंभिक मानव पौधों और जानवरों का चयन करते थे। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी केवल 3 सही है। मतलब कि केवल 3 वाला में जो दिया गया कथन है वो गलत है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, ये सही है। और श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नयनार संतों की संख्या 63 थी। इसमें फिर से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसमें केवल सत्य है ऑप्शन डी, यानी केवल एक। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है।
और रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूफी संतों के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक और तीन सही है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे और इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर भी बल दिया था। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलगम के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था यह। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी तक एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो उत्तर भारत से। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो रसमंजरी की रचना भानुदत्त ने की थी। वृद्धधर्म पुराण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। इसकी रचना बंगाल में की गई और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई है। पुरी यानी उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है हीरा और मूंगा। चारण भाट किसे कहते हैं? तो चारण भाट कहते हैं राजपूतों के सुर गाथाओं के गायक को चारण भाट कहा जाता है। दोचाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये बंगाल क्षेत्र की विशेषता है। यहाँ पे कथन और कारण दिए हैं। कथन है कि राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया और गवर्नरों या सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था? तो जाट राज्य अपने राजा सूरजमल के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कुल 5 बार आक्रमण किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 में। इस प्रकार हम लोग का क्लास 7th का एनसीईआरटी नोट्स हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 और इसमें कुल 8 चैप्टर हैं। इसमें पहला प्रश्न है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। और दूसरा है कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिमी एशिया से आई। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। आधुनिक समाज में क्या सम्मिलित है? तो आधुनिक समाज में इसका सही उत्तर है केवल ऑप्शन डी, आधुनिक समाज में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र सम्मिलित है। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो जेम्स रेनेले को सौंपा था। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण कम वेतन और खराब भोजन था। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास के में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। वो कौन कौन सी बातें हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर जनरल के शासनकाल का और अंग्रेजी अधिकारियों की गतिविधियों तथा नीतियों का। जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत के इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं
और इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यह हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता को राह पर ले जा बा- ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता को राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बम्बई में सेना द्वारा जहाजों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की व्यवस्था कर दी गई। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे। कुछ और लोगों के भी गिरफ्तार होने की आशंका थी। और विशाखापत्तनम में कुछ लोगों के काम करने से इनकार करने की उम्मीद थी, लेकिन आगे किसी और परेशानी की आशंका नहीं थी। 1946 में भारत में औपनिवेशिक सरकार रॉयल इंडियन नेवी के जहाजों पर भड़के एक विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ उन रिपोर्टों का एक नमूना दिया गया जो गृह विभाग को अलग अलग डॉकयार्ड से मिली थी। बम्बई सेना द्वारा जहाजों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के इंतजाम कर लिए गए हैं। रॉयल नेवी के जहाज बंदरगाह के बाहर ही रुके हुए थे। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार कर लिए गए थे और कुछ और लोगों जिन पर गहरा शक था उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना था। सभी प्रतिष्ठान सेना की निगरानी में थे और विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी और कोई हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सेना के पहरेदार तैनात कर दिए गए। आगे किसी और परेशानी की उम्मीद नहीं थी, सिवाय इससे कि कुछ लोग काम करने से मना कर सकते हैं। खुशनवीसी क्या है? तो खुशनवीसी सुंदर लेखन कला है। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया। और दूसरा है, हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइंस की रसोई से आने वाले खाने का भी विरोध किया था। अखबार देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले आंदोलनों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ 1946 में हुई एक पुलिस हड़ताल की रिपोर्ट दी गई है। गुरुवार सुबह दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने अपनी कम सैलरी और पुलिस लाइंस की रसोई से मिलने वाले खराब खाने के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया। जैसे ही ये खबर दूसरे पुलिस स्टेशनों तक पहुंची, यहाँ के पुलिस वालों ने भी खाना खाने से मना कर दिया। हड़ताल करने वालों में से एक ने कहा कि पुलिस लाइन की रसोई से हमें जो खाना मिलता है वह इंसानों के खाने के लायक नहीं है। हम जो रोटी और दाल खाते हैं उन्हें तो जानवर भी नहीं खाएंगे। और यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स में 22 मार्च 1946 को छपी थी। कंपनी द्वारा दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा और कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया और एवं खेती चौपट हो गई। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी के रूप में ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली का कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उनकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का मूल्य दोगुना हो चुका था और 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात की गई चीजें खरीदे जाने लगी और जल्द ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देखें, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन हडसन ने। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही है। वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचते थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो फरमान का दुरुपयोग। मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात कंपनी के अधिकारी केवल कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि भी स्वयं के व्यापार के लिए भी फरमान का इस्तेमाल करते थे, जबकि नवाब का मानना था कि फरमान केवल कंपनी के लिए है। अतः फरमान का मुद्दा बंगाल के नवाब तथा कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव का मुख्य कारण बना। बाद में यह प्लासी के युद्ध में तब्दील हो गया।
सिराजुद्दौला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था और सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला की हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल दो। सॉरी, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें हम लोग को असत्य कथन का चुनाव करना है और इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसका मूल उद्देश्य व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई ही किया जा सकता था तो राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की आवश्यकता नहीं थी। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी न एक और दो दोनों में से कोई सही नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ। यह प्रथम युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की सेना या अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता को साबित किया गया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। कंपनी केवल दीवान अधिकार ही संभालती थी परंतु फौजदारी अधिकार नवाब की जिम्मेदारी थी। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी और सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, जो कि 1761 से 1782 तक चला था और इसकी मृत्यु 1782 में हुई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कदम टीपू सुल्तान ने उठाए थे अंग्रेजों के खिलाफ। पहला है कि 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया और वोडियार वंश के हाथों मैसूर सत्ता की समाप्त वोडियार वंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई और मैसूर पर सहायक संधि भी थोपा गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आरंभ की गई थी। रानी चेमन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल एक और तीन सही है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। सर्वोच्चता की नीति अपनाने के पश्चात अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, उसके छोटे से राज्य को कब्जा में लेने का प्रयास किया। तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेजों ने उन्हें 1824 में गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक और गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें 1830 में फांसी पर लटका दिया था। कंपनी ने सिंध कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो 1843 में। इसके बाद हम देखें हड़प नीति के संबंध में कुछ मिलान करना है। रियासतें दी गई एक तरफ वर्ष दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सतारा का विलय कब हुआ था? सतारा का विलय 1848 में, संबलपुर का विलय 1850 में, उदयपुर का विलय 1852 में और नागपुर का विलय 1853 में हुआ था।
उसके बाद हम लोग देखते हैं अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 सही है। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया और अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। गवर्नर जन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित में से विशेषताएं थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल 1 और 3। हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में कार्य करते थे। उसके बाद हम देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था। तो वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में एडमंड बर्क ने महाभियोग चलाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक अधिकार या व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? तो वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियों द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन-कौन सी थी? तो सूती कपड़े, काली मिर्च और रेशम। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। फैक्टर किसे कहा जाता है? तो फैक्टर कहा जाता है व्यापारियों को। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी यह अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहात्मक लगे या संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली। उसके बाद यहाँ कुछ मिलान करना है। एक और स्थान दिया गया है और एक और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं दी गई हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल का निर्यात कहाँ से किया जाता था? बंगाल से पटसन का निर्यात किया जाता था और असम से चाय का निर्यात किया जाता था और पंजाब से कपास का और मद्रास से चावल का निर्यात किया जाता था। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने या प्रणाली लाने के कारण क्या रहे? तो खेती में सुधार लाने हेतु, अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए हेतु और प्रशासनिक जटिलताओं से बचने हेतु, ये तीनों कारण थे। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी? तो 1792 में। नील की खेती कहाँ की जाती थी? तो नील की खेती भारत, कैरेबियाई द्वीप, ब्राजील, स्पेन और उत्तरी अमेरिका, इन 5 जगहों पर की जाती थी। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चुनाव करें, यानी गलत कथन का चुनाव करना है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कोई भी गलत नहीं है। सभी के सभी कथन सही हैं। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी या राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई और किसानों के लिए व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। मालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। मालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे ही की जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। और भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया जाता था। यही एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लगान सीधे किसानों से लिया जाता था, इसमें बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं था। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह 1859 में हुआ था। खोड़ जनजाति मुख्यतः भारतीय किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है।
बेवड़ जो कि एक प्रकार की घुमंतु खेती है, यह किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? तो ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिलान करना है, एक और जनजाति का नाम है, एक और संबंधित क्षेत्र का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सहारिया जनजाति पश्चिमी भारत क्षेत्र में, रियांग जनजाति उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र में, और बैगा जनजाति मध्य भारत क्षेत्र में, और उराव जनजाति पूर्वी भारत क्षेत्र में पाई जाती थी। अंग्रेजी झूम खेती के विरुद्ध थे, क्योंकि अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे, क्योंकि झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था। अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। अस्थायी रूप से एक जगह पर रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? तो मुंडा विद्रोह के कारण थे दीकुओं और महाजनों के अत्याचार और ईसाई मिशनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था? तो बैगा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। तो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पे कई सारे असर पड़े। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल दो। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया। औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला। आदिवासी मुखियाओं के पास कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक मिला, परंतु उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाधित किया गया। घुमंतु काश्तकार कई जगह घूमते थे, एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा उनको नियंत्रित करना मुश्किल होता था। अंग्रेजों ने प्रयास किया कि घुमंतु काश्तकार एक जगह टिक कर रहें, जिससे अंग्रेजी शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत बना रहे, परंतु यह कोशिश बहुत ज्यादा नाकामयाब नहीं रही। हालांकि अंग्रेज इसमें कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सके थे। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्षों का मिलान करें। एक तरफ आदिवासी विद्रोह है, दूसरी तरफ ये किस सन में हुआ था, वो साल लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संथाल विद्रोह 1855 में, कोल विद्रोह 1831 में, वर्ली विद्रोह 1940 में, और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इसमें सही कथन है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिक कर खेती करने और समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता और दया पर जोर देते थे। सिपाहियों को सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे? तो वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान रहते थे और किसानों से भारी भरकम वसूली। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में मुंडा परिवार में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। वे मुंडाओं को अपने अतीत का गौरव तथा स्वर्ण युग की बातें सुनाते थे। बिरसा एक मिशनरी, माफ करिएगा, ये उसका व्याख्या नहीं था। प्रश्न यह है कि सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे? तो वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान रहते थे और किसानों से भारी भरकम कर की वसूली की जाती थी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथों से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाती थी। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था इन लोगों को। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उनको सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से परेशान थे और बहुत सारे सिपाही खुद भी किसान थे। वे अपने परिवार और गांव को छोड़ कर आए थे। लिहाजा किसान का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। माझा प्रवास पुस्तक किसने लिखी? तो माझा प्रवास पुस्तक विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
और इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 इसमें सही है। हम देख लेते हैं। चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे की बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया और उसके कुछ दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। यह 9 मई 1957 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही और 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया और उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने को तैयार थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने भी इसका जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। उसके बाद हम देखें यह भविष्यवाणी किसने की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो अहमदुल्ला शाह ने की थी यह भविष्यवाणी कि अंग्रेजों का शासन बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो वो लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की थी। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाएगा? इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा ही अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। वे 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री के वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह में बागी और उनसे संबंधित क्षेत्रों का मिलान कर एक और बागियों का नाम है और एक और उनके द्वारा किए गए आंदोलन वाले क्षेत्रों का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नाना साहब का क्षेत्र था कानपुर, बिरजिस कद्र का क्षेत्र था लखनऊ, रानी अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र था राजगढ़ और रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र था झांसी। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही हैं। 1858 में लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे मध्य भारत की तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे थे। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हो गई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। बाद में उनके एक साथी ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए और ये इनमें सत्य कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। डलहौजी के बेबकत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 सही है। वे भारतीय विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर में थे। बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही
या प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने या उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में यानी जेम्स मिल के राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड मैकाले का है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना या एक खंड भारत और समूचे यूरोप के देसी साहित्य के बराबर है। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला था? तो ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन सेरा रामपुर में खोला था। विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज्यादा है। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं थी और पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लगाने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थी तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने या गुरु के घर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों से ज्यादा और गरीबों से कम फीस लिया जाता था। शिक्षा मौखिक होती थी, क्या पढ़ाना है या विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे और विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। यानी सभी एक जगह एक साथ बैठते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1901 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो 1835 में। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। वुड की नीति में यूरोपीय शिक्षा से भारत के नैतिक चरित्र का उत्थान का तर्क दिया गया। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से और इसका उत्तर है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। टैगोर के शिक्षा संबंधी कथन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और सब भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। सती प्रथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सदाचारी महिला। विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। इसका उसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल एक सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था।
प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य 3 भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की या स्कूल खोले थे? तो कलकत्ता तथा पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना या स्कूल किसने खोला? तो वो थे रुकैया सखावत हुसैन। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी थी? तो रामाबाई ने लिखी थी। बाल विवाह अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी केवल एक सही है। यह 1929 में पारित किया गया। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हो गई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे और केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी और बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 व 18 साल कर दी गई यानी कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? तो अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी केवल 1 और 2। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना की और राजा राममोहन राय पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के पक्ष में थे। राजा राममोहन राय भारतीय सुधारक बने और इनमें प्रथम थे। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। राजा राममोहन राय सामाजिक परिवर्तन लाने और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना आवश्यक मानते थे। राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने विधवाओं की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी और उनके प्रयास से 1929 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल आरंभ की? तो वो थे राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह कानून का किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो विधवा विवाह कानून लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया। उसके बाद है लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों और उनके क्षेत्रों का मिलान करें तो एक तरफ सुधारक हैं एक तरफ उनके क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर का क्षेत्र था कोलकाता, ज्योतिबा राव फुले का क्षेत्र था महाराष्ट्र, आर्य समाज का क्षेत्र था अलीगढ़ और भोपाल की बेगम का क्षेत्र था पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी केवल एक सही है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की थी। पुणे में घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई और संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जो जहाँ ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी और वहाँ की महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वो अपनी रोजी रोटी चला सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1840 में। जाति सुधार आंदोलनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। सतनामी आंदोलन में
सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने मध्य भारत में की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया और हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर भी सवाल उठाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओरू जाति, ओरू मतम या ओरू देवम मनुष्यान यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन किसका है? तो यह कथन श्री नारायण गुरु का है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने किस वर्ष की थी? तो 1873 में की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी। इनमें सत्य कथन का चुनाव करना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कार्य अलग किए जाएं, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। नटाल कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हम लोग को सही कथन का चुनाव करना है और इसका उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अपमान व याचना दिवस किस दिन मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को। तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए? तो तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए गांधी महाराज की जय के नारे असम की चाय बागान के मजदूरों ने लगाई थी। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुए थे? तो भारत में आर्म्स एक्ट 1878 में पारित हुए थे। इलबर्ट बिल लागू करने के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का भी काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजियों के असली रवैये का पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। सामान्यतः इन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम गरम पंथियों ने की थी। अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन के पीछे क्या तर्क दिए थे? तो प्रशासनिक सुधार के लिए इसका विभाजन किया जा रहा है, यही तर्क था अंग्रेजों का। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले थे? तो समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हो गई। 1917 की रूसी क्रांति और गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, ये सभी आंदोलनों में जन भागीदारी बढ़ाने के प्रमुख कारण रहे। आगे हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह कानून अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। आगे हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ और दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी और इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया गया, उपाधियां लौटा दी गई और विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई या विदेशी कपड़ों को जलाया गया और उनका बहिष्कार किया गया। उसके बाद हम देखते हैं पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। नेक्स्ट है 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के से संबंधित सत्य कथन का चुनाव करना है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी एक और दो दोनों सत्य नहीं है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, और इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं भगत सिंह के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी केवल 2 और 3 सही हैं। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की इन्होंने हत्या की, और 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने बम फेंका था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की, और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। अपने राष्ट्रवादी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी दे दी गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, और 1937 के प्रांतीय विधान चुनाव में या प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में बहुमत मिली, और 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो 1940 में। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करें, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, और उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था, या मुस्लिम लीग द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित संगठनों एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, यानी हम लोग को इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध करता था। प्रार्थना समाज जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया, और वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठानों की आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा के विरुद्ध था। प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों और बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया। वेद समाज ने अंधविश्वासों का विरोध किया तथा महिला शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया। अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक एवं पश्चिमी शिक्षा के प्रचार से संबंधित था, और केवल धार्मिक शिक्षा से नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंह सभा के आंदोलन के संदर्भ में, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर से हुई थी। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1879 में हुई थी, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासों से मुक्त कराना था। सिखों के सुधरवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी, और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे, उससे मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। इस प्रकार हम लोग का एनसीईआरटी क्लास 8 कंप्लीट हुआ, इतिहास का सेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, चूंकि क्लास 9 के इतिहास वाले किताब में मुख्यतः विश्व इतिहास को कवर किया गया है, जो कि हमारे बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में विश्व इतिहास के बारे में किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। तो क्लास 9 वाले सेक्शन को हम लोग स्किप करते हैं। अब हम देखते हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, और सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, और नई फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। नेक्स्ट है नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। इनमें हम लोग को सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। उसके बाद हैब्स वर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह बहुभाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था। नेक्स्ट है एले क्या थी? तो एले एक कपड़ा नापने का पैमाना था। 1815 के बाद यूरोप में एक पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना। ज्यूसेपी मेत्सनी के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। यह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो ज्यूसेप मेत्सनी। यूनान ऑटो साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? 1832 में। रूमानीवाद के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? वो भाषा थी। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करें। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया और राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया? तो ये 1848 में किया गया। और जर्मनी के एकीकरण के संबंध में सही कथनों का चुनाव करना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी एक और दो दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इटली के एकीकरण के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ज्यूसेप मिलनी मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया और जूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। उसके बाद है आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो 1801 में। नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया? तो 1804 में। नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया हुई? तो प्रारंभ में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया और नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने फ्रांस का विरोध प्रारंभ कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जालवेराइन के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह एक शुल्क संघ था। इसे 1834 में प्रसा के पहल पे बनाया गया था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो मैटरनिक का है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1707 में। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था।
विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया और रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं और व्यापक जन उबार से चिंतित रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भारत भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1909 में। आगे हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की और भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। नेक्स्ट है अवध की किसान सभा के गठन के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही हैं। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ और असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। गुडेमू विद्रोह के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। उसके बाद हम देखते हैं स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। वे 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे और स्वराज पार्टी का लक्ष्य था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में सत्य कथन के बारे में हम लोग को देखना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 5 मार्च 1931 को। उसके बाद है कि भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे और जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्ट ने किया। उसके बाद है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया? तो 1927 में इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित कथनों के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है और इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी के सभी कथन सत्य हैं। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया? तो 1930 में। सन्यासिनी रूपी भारत माता का विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में असत्य कथन के बारे में चयन करें। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो वर्धा बैठक में पारित हुआ था। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? तो कैरेबियाई देशों में। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया? तो लाहौर के अधिवेशन में। ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1944 में। दांडी मार्च के संबंध में दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दांडी मार्च पहले गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखी थी दांडी मार्च से पहले और अहमदाबाद से दांडी तक का सफर 24 दिन तक चला था।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो शारीरिक आक्रामकता या दुर्भावना से पूरी तरह भिन्न है। खिलाफत आंदोलन के समय यह खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन से स्वीकार किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन से। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यानी यह 1928 में गुजरात में हुए एक किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बंधुआ मजदूरी के विकल्प में कौन सा कथन सत्य है? तो बंधुआ मजदूरी के बारे में हम लोग देखें तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। एक बंधुआ मजदूर जो किसी नए देश या घर तक पहुंचने का किराया चुकाने के लिए एक निश्चित समय तक किसी नियोक्ता के लिए काम करने के अनुबंध के तहत होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से संस्थाओं के किस जोड़े को आमतौर पर ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। उसके बाद है 1929 की महामंदी के दौरान बंगाल के जूट उत्पादकों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करिए। उसका सही उत्तर है एक और दो। वे कच्चा जूट उगाते थे जिसे कारखानों में प्रोसेस करके बोरे बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था, और जैसे ही बोरों का एक्सपोर्ट ठप हुआ कच्चे जूट की कीमत 60% से भी ज्यादा गिर गई। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि 1929 की महामंदी के दौरान भारत के सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया? तो वो थे जॉन मैकॉर्ड किन्स। भारत के आर्थिक दृष्टिकोण या आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारीपुरी श्रॉप्स ऑफ नट्टाकोट्टई चेट्टियार शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया था। उसके बाद देखते हैं प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, और पुजारी एवं तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते हैं। उसके बाद है प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? तो इसका सही उत्तर है कोई नहीं। यानी सभी चीजों का आदान प्रदान होता था। मूल्य एवं मान्यताएं, हुनर, आविष्कार, विचार, कीटाणु बीमारियां, सॉरी, इन सभी चीजों का आदान प्रदान नहीं होता था। माफ करिएगा। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, इसमें किसके महत्व का पता चलता है? तो इसमें समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। उसके बाद है सिल्क मार्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सिल्क मार्ग के संबंध में सिर्फ कथन 3 सही है। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा था। उसके बाद है चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। इस गुफा का क्रमांक क्या है? तो गुफा क्रमांक 217। मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है? तो बुक ऑफ मार्वल्स। स्पैघेती क्या है? तो एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सत्य कथन हम लोग बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये खाद्य पदार्थ आलू, सोयाबीन और मूंगफली यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसके बाद है 16वीं सदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 2 और 3 असत्य हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनानियों ने या सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने के क्या प्रभाव हुए? तो इनमें से कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियमन के 3 तरह के प्रभावों का उल्लेख है।
वो कौन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, तीनों के तीनों है। पहला प्रवाह व्यापार का होता है, दूसरा पूंजी का, और तीसरा श्रम का होता है। उसके बाद यूरोपीय ताकतों द्वारा अफ्रीका का विभाजन लकीर खींचकर किया गया, और इस संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। इस संबंध में बैठक 1885 में हुई। यह बैठक बर्लिन में किया गया, और अफ्रीका के इस प्रकार के विभाजन ने कई जनजातीय इलाकों को असमान रूप से विभाजित कर दिया। उसके बाद है यूरोपीय समृद्धि से बीमारियों की भूमिका किस प्रकार से रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप में स्थानीय जनजाति एवं लोगों को समाप्त कर उनकी भूमिका हथियाने में, और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने में। नेक्स्ट में देखते हैं होम चार्जेस में क्या क्या सम्मिलित रहे। तो होम चार्जेस में ब्रितानी अफसर तथा व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज, और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन। नेक्स्ट है अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए थे? तो भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई, और ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई थी। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। इसमें ऑप्शन ए सही है। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी, और उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी। उसके बाद है औद्योगिकरण के युग के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है, और इसका उत्तर है ऑप्शन डी। एक और दो दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। तो गिल्ड क्या था? उत्पादकों का संगठन। औपनिवेशिक काल के भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गुमास्ता शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? तो गुमास्ता शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसका काम बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना था। नेक्स्ट है 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी, और बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का भी इस्तेमाल था। उसके बाद औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा था। उसके बाद है व्यापारिक गिल्ड्स के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है, और ये आदि औद्योगिकरण युग से संबंधित थे। ये उत्पादन तथा उत्पादक दोनों पर नियंत्रण रखते थे, और कई शासकों द्वारा इन्हें कुछ वस्तुओं पर व्यापार का एकाधिकार भी दिया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में। कपास उद्योग औद्योगिकरण का पहला क्षेत्र था। 1840 के पश्चात लोहा उद्योग औद्योगिकरण का लाभदायक क्षेत्र बनकर उभरा था। उसके बाद ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौरान या उसके दौर में मशीनों के आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही? तो प्रौद्योगिकी ने सभी औद्योगिक क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बनाया, और प्रौद्योगिकी महंगी और जटिल थी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़े का उत्पादन क्यों घट गया था? तो ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर शुल्क लगाया गया, और ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारत में बाजार तैयार किया गया। उसके बाद भारत में फैक्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की पहली जूट मिल वर्ष 1855 में बंगाल में खुली, और कपड़े की मिल अहमदाबाद से पहले मुंबई में 1854 में खुली थी। 1874 में मद्रास में पहली कटाई और बुनाई मिल खुले थे। इनएग्जीबिशन क्या थी? तो इनएग्जीबिशन एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। छापाखाना प्रगति का एक सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका है? तो लुई सेबेस्टिये मर्सिये का है। कुछ कालक्रम को व्यवस्थित करना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सभी व्यवस्थित क्रम में है। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, ऑफसेट प्रेस का निर्माण, और बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण।
उसके बाद है तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1810 में। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राम चड्ढा ने। नेक्स्ट है एकॉर्डियन शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह किताबों का सुलेखन कुशनविशी करने वाले लोग करते थे। उसके बाद जापान के मुद्रण मुद्रण के संबंध में कौन सा कथन सही है? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 में छपी डायमंड सूत्र है। उसके बाद यूरोप के मुद्रण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चीन की वुड ब्लॉक वाली छपाई तकनीक मार्को पोलो द्वारा 1295 में इटली पहुंची थी। नेक्स्ट है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह कथन किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग ने। विलियोथिलिक ब्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। तो यह मुद्रण तकनीक फ्रांस में प्रचलित थी। यह सस्ते कागज पर छपी नीले जिल्द में बधी और छोटी किताबें हुआ करती थी। मुद्रा संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां बनाई? तो चिंतकों के विचारों का प्रसार करके, वाद विवाद संवाद की संस्कृति को जन्म देकर और सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करके। उसके बाद बंगाल गजट के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो सर्वप्रथम इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था 1780 में, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। उसके बाद है संवाद कौमुदी के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से दोनों कथन ही सही नहीं है। नेक्स्ट है अमर जीवन नामक पुस्तक के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो ये रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित या बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली पूर्ण आत्मकहानी थी, और 1876 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक महिलाओं के जीवन एवं शिक्षा संघर्ष को दर्शाता है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। दोनों ही कथन सही नहीं है। इस प्रकार हम लोग का क्लास 10th भी कंप्लीट हुआ।